एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ई ग्राम चैनल पर स्वागत है। आज से हम आपके लिए पॉलिटी लेकर आए हैं, लेकिन ये पॉलिटी हम लोग कम्प्लीटली एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। स्टार्ट से एंड तक सारा पॉलिटी हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से पूरे डिटेल में आपको सारा कुछ समझा देंगे। और ये हम लोग का कम्प्लीटली जेएसएससी को ध्यान में, जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रख कर हम लोग लाए हैं। और इससे आपका लास्ट मोमेंट में आपका जो पॉलिटी है वो कम्प्लीटली रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर आप सारे के सारे यहाँ पे देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इस छोटे हम लोग ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनाए हैं। जस्ट डेली 30 क्वेश्चंस आपके लिए हम लोग लेकर आएंगे और इससे हम लोग डेली रिवीजन करेंगे। और सिर्फ रिवीजन ही नहीं करेंगे, ये 30 क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये 30 क्वेश्चन से आपका कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये सारा कुछ आज से हम लोग डेली आपका 30 क्वेश्चन का सेट आएगा और इसमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं का सारा कॉन्सेप्ट भी इसी के थ्रू हम लोग पूरे पॉलिटी को इसी 30 क्वेश्चन से पूरा पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे पॉलिटी क्या है, पॉलिटी वर्ड आया कहाँ से है। तो पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटी एक ग्रीक वर्ड पोलिस, पॉलिटी जो है ग्रीक वर्ड क्या, पुलिस से आया है। इसका मतलब क्या होता है? पुलिस स्टेट। ठीक है इसका मतलब होता है पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब क्या होता है? टू बी रूल्ड बाय लॉ, जो नियम कानून से रूल किया जा सके, इसे हम लोग पुलिस स्टेट या पुलिस बोलते हैं। ठीक है, अब आता है स्टेट क्या है। हम लोग स्टेट का डेफिनेशन देखें। जैसे कि आप देखते हो स्टेट का डेफिनेशन, व्हाट इज स्टेट। यूपीएससी स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा था सॉरी, ठीक है ना। तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए 4 क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। अगर ये 4 क्राइटेरिया आपके पास है तो आप स्टेट के डेफिनेशन में आते हो। सबसे पहले डिफाइंड बाउंड्री, डिफाइंड बाउंड्री यानी कि टेरिटरी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास आप डिफाइंड बाउंड्री या टेरिटरी जमीन हो गया तो अब रहने के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए। तो पॉपुलेशन जनसंख्या, अगर जनसंख्या हो गया तो इसको रूल करने के लिए कौन चाहिए? गवर्नमेंट चाहिए। और गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? गवर्नमेंट आपका सोवरेन होना चाहिए। सोवरेन मीन्स संप्रभुत्व, मीन्स नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉरेन और आउटर पावर। ठीक है ना, किसी विदेशी शक्ति या किसी भी बाहरी शक्ति के द्वारा जो इन्फ्लुएंस ना हो वैसा गवर्नमेंट हमें चाहिए। तो ये स्टेट का डेफिनेशन होता है। अब बात आता है कि स्टेट का डेफिनेशन आया कहाँ से। तो पहले क्या था? पहले सिटी स्टेट थे। ठीक है ना, सिटी स्टेट। सिटी स्टेट वैसे स्टेट थे कि स्टेट्स डिवाइडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज। स्टेट कैसे, मान लो कि ये एक स्टेट है, यहाँ पे एक नदी है और यहाँ पे एक शहर है, तो ये एक अलग सिटी स्टेट होगा, ये एक अलग सिटी स्टेट होगा। मान लो यहाँ पे एक सिटी है, यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे एक सिटी है, तो ये एक अलग सिटी स्टेट होगा, ये एक अलग सिटी स्टेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, सपोज करो ये इधर से जंगल काट रहा है कि बढ़ रहा है, ये इधर से जंगल काट के बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे तो दोनों मिल जाएंगे। तो इसे दोनों के बीच में क्या होगा? झगड़ा होगा। अगर मान लो नदी जो है वो रास्ता चेंज कर लिया तो इसके पास ज़्यादा टेरिटरी हो जाएगा, इसके पास कम हो जाएगा, तो बीच में झगड़ा हो सकता है। तो ये सारा कुछ झगड़ा चल रहा था। तो इसके बाद यूरोपियन कंट्री क्या किए? एक ट्रीटी किए जिसके बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया आपका 1648 में हुआ था और इसके बाद ही स्टेट को डिफाइन करके ये सारा कुछ किया गया। और इसी से फिर आपका नेशन स्टेट का फॉर्मूला डिफिनीशन आता है। नेशन स्टेट यानी कि वैसे स्टेट जहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुपिंग के लोग रहें। जैसे देखो ब्रिटेन में इंग्लिश बोलने वाले ब्रिटिश हैं तो ब्रिटेन में हैं, जर्मन बोलने वाले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जर्मन बोलने वाले जर्मनी में है। ठीक है ना, फ्रेंच बोलने वाले फ्रेंच में है। यानी कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग जहाँ पे रहेंगे वो नेशन स्टेट है। तो अब सवाल आता है
इंडिया क्या नेशन स्टेट है? तो नहीं, इंडिया नेशन स्टेट नहीं है। इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशनल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो ये सारा कुछ आपका कुछ बेसिक्स था। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सारा कुछ करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए कहाँ से हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन को कौन हेड किया था? कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन इज हेडेड बाय लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे। और कैबिनेट मिशन के मेंबर कौन कौन थे? 3 मेंबर थे, राइट, 3 मेंबर, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया के लिए, ये नेवी कमांडर थे और ये वहाँ के जो कॉमर्स मिनिस्टर थे। ये पहले भी आपका क्रिप्स मिशन में आ चुके थे। तो ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में और इन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश करने का सारा कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा था। ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था और उसी के द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया। अगर यहीं पे क्वेश्चन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेट पावर फ्रॉम, पावर कहाँ से लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अपना शक्ति कहाँ से लेता है, पावर कहाँ से लेता है? तो वो कहाँ से लेता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमसे पावर लेता है, हम उसको पावर देते हैं, क्योंकि हमने ही ना सबको सिलेक्ट करके भेजा। पीपल ऑफ इंडिया ही तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ से कि सारा कुछ होता है, ये सारा जो है वो सब होता है। तो इसीलिए पावर कहाँ से लेता है? पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पावर लेता है? बी द पीपल ऑफ इंडिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब मिला था? तो सबसे पहले कब मिला था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो मिला था। और अगर आप बात करो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफिशियली नवंबर 1946 को बना, फॉर्म हुआ था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। और सबसे पहला मीट 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October, its reduced membership was, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिला तो उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299, 299। रियल में कितना था जब फॉर्म हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तब उस समय सदस्यों की संख्या टोटल कितना था? 389। अब कितना हो गया? 299। इस 389 में इलेक्टेड प्रोविंसेस के कितने थे? 296, जो बाद में कितने हो गए? 229। प्रिंसली स्टेट्स के कितने थे? 93, जो बाद में कितने हो गए? 70, ठीक है ना। तो इस तरह से सारा चेंजेज हुआ था। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.एन. राव। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी.एन. राव को क्या बनाया गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप, तो ये कौन से प्लान के अंदर सेटअप हुआ था? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा प्लान था? कैबिनेट मिशन प्लान। कौन सा प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। किसके चेयरमैनशिप में? पैथिक लॉरेंस। और दो मेंबर कौन थे? एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स।
तो इनके द्वारा जो हुआ था, इसी के प्लान के अंदर में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था। अगला, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सेटअप इन, कब सेटअप हुआ था? तो 1946 में, नवंबर 1946 नवंबर 1946 में। अगला है, हु प्रेसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इनॉग्रल मीट हुआ था, उसको कौन प्रेसिडेंट किए थे? तो उसको कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में बनाया गया था। उस समय सबसे पहला जो मीट हुआ था उसके अध्यक्ष कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और जब राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट बने थे तो इसके दो उपाध्यक्ष भी थे। कौन कौन? एक थे आपके HC मुखर्जी और दूसरे थे आपके VT कृष्णमाचारी। HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी क्या थे? ये आपके वाइस प्रेसिडेंट थे और ये प्रेसिडेंट थे। इनॉग्रल मीट के प्रेसिडेंट कौन थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? BR अम्बेडकर। प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ठीक है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? BR अम्बेडकर। अगला, संविधान सभा को संविधान पारित कराने में कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? तो 9 दिसंबर 1946 से लगभग 3 वर्ष, 3 साल संविधान सभा को बनाने में लगा। इसको एक्यूरेट हम लोग देखें तो कितना लगा था? 2 years 11 months 18 days, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है ना। तो यानी कि लगभग 3 साल हुआ या नहीं हुआ? तो लगभग 3 साल का समय लगा था। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला, द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन इन 1936 एट इट्स सेशन हेल्ड एट। देखो 1936 में 2 सेशन हुआ था। ठीक है। एक आपका कहाँ हुआ था? लखनऊ में, और दूसरा कहाँ हुआ था? फैजपुर में। ये आपका अप्रैल में हुआ था और ये जो हमेशा जो होता था दिसंबर में, ये दिसंबर में हुआ था। दोनों के चेयरमैन, दोनों के अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। तो हमें 1936 कौन सा सेशन हुआ था? लखनऊ सेशन में सॉरी। ठीक है ना। लखनऊ सेशन में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मांग को आगे बढ़ाया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलना चाहिए। ठीक है। अगला, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अराइव्ड एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कंसेंसस। सर्वसम्मति से सारा कुछ हुआ था। ठीक है ना। सारा कुछ कैसे हुआ था? सर्वसम्मति से। एक दूसरे के, ऐसा नहीं कि कोई बोला नहीं होना चाहिए, नहीं, सारे के सारे मेंबर सारे चीजों के लिए लगभग तैयार हो गए थे। मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपीरियंस एक्सरसाइज्ड बाय, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या ड्राफ्टिंग में? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे ज्यादा लिया गया है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। द जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। अगला देखो, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड ऑन जनवरी 1947।
द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय 26 जनवरी 1950। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था। पहला सभा सत्र 1947 में नहीं, 1946 9 दिसंबर को हुआ था। ये भी गलत हो गया। इसमें देखो, जवाहरलाल नेहरू मेंबर थे, वल्लभ भाई पटेल मेंबर थे, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत का संविधान सभा चुनाव वर्ष 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? तो देखो, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल फ्लावर रोज, नेशनल एनिमल टाइगर, नेशनल बर्ड ईगल। तो नेशनल फ्लावर रोज नहीं है, गलत हो गया, लोटस है। नेशनल बर्ड ईगल नहीं है, गलत हो गया, क्या है? पिकॉक है। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या होगा? 1 3, 1 एंड 3। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय डॉक्टर असेंबली ऑफ इंडिया इन इंडिया में जो डिजाइन जो है वो कब एडॉप्ट किया गया था? तो ये जुलाई 1947 को। अगर इसका एक्यूरेट देखना है तो 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया गया था। और कुछ मेंबरशिप लिया गया था, जैसे कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप कब रेक्टिफाई किया गया था? मई 1949 में। नेशनल एंथम कब अपनाया गया था? नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेशनल सॉन्ग कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब हुआ था? कब इलेक्ट हो गए थे? 24 जनवरी 1950 को। तो ये सब कुछ डेट है जो आप हमेशा ध्यान रखना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिंसिपल फीचर्स क्या क्या है? तो क्या क्या है देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, करेक्ट, डायरकी आया था। जो सब्जेक्ट्स था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड, आपको याद होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ये गलत है। ये कब आया था? 1909 से, राइट। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर ऑफ द प्रोविंसेस, सही है, अधिकार का हस्तांतरण हुआ था। एक्सपेंशन एंड रिकॉन्सेंट्रेशन, ये भी सही है, बढ़ाया गया था। प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडल का विस्तार हुआ था एवं पुनर्गठन हुआ था। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स इन इंडिया? सबसे कम समय तक कौन रहा था? तो वो सबसे कम समय कौन रहा था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ये सबसे कम समय तक रहा था, क्योंकि इसके बाद तुरंत आ गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये इसमें से सबसे कम दिनों तक रहा था। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस कब आया था औपचारिक रूप से? कब आया था? तभी तो 1937 में, याद है, 1937 में इलेक्शन हुए थे। तो यानी कि कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुआ था, लेकिन ऐसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कब आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से आपका फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ था इलेक्शन का, कि आपको वोटिंग का राइट दिया जाएगा 10%। यहाँ पे क्या था? 10% लोगों को दिया जाने लगा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द बल्किएस्ट इन द वर्ल्ड? इसमें से कौन सा फीचर है जो इंडिया को बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं किया है? ठीक है, तो देखो, वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर कंसिडर्ड इन डिटेल। आपको सारे इमरजेंसीज आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 के बीच में है या नहीं है? सारे इमरजेंसी डिटेल में लिखे हुए हैं।
इट कोडिफाइज द राइट एंड प्रिविलेजेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। नहीं, ये पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया था कि आप लॉ बनाना, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इन्यूमरेट्स ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एंड हाउ इट कैन, ये भी गलत है। ये पार्लियामेंट को दे दिया गया था जिम्मेदारी कि आप डिसाइड करोगे, आप कानून बनाओगे, तभी तो उसमें क्या आया था, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। इट कंटेन्स नॉट ओनली लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो रिस्ट्रिक्शन टू बी प्लेस्ड ऑन देम। यस, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर सी, 2 एंड 3। नोट, यहाँ पे देखो नोट कंट्रीब्यूट ध्यान पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 एंड 3, क्योंकि 2 एंड 3 गलत है, तो 2 एंड 3 इसका आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट अबाउट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के मामले में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इट इज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। इट कॉल्ड जस्ट राइट फॉर माइनॉरिटीज, बिल्कुल सही है। इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, नहीं। इट कॉल्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटी, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या है, 3 एंड 4। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्गली मैच्ड, गलत मैच किसका है, रॉन्गली, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट December 9, यहाँ पे 1947 नहीं होकर 1946 होगा, यानी कि ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि यही गलत मिलान है। नवंबर 26, 1949 पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गेव देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। जनवरी 24, 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली साइंड, इसी दिन सारे मेंबर के द्वारा साइन किया गया था। 26 जनवरी द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Which of the following provisions of the Constitution come into force from November 26, 1949? नवंबर 26, 1949 से ही कौन कौन सा प्रोविजंस आ गया था, तो रिलेटिंग टू सिटीजनशिप करेक्ट, इलेक्शंस यस, तभी तो 26 जनवरी से पहले ही प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट नहीं, यानी कि 1, 2 एंड 3 जो है वो 26 नवंबर 1949 से पहले आ गया था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस फॉर फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर। सबसे पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन कौन से एक्ट से मिला था, तो वो कौन सा एक्ट था, भारत सरकार का अधिनियम 1935, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था, इसी से तो 1937 में इलेक्शन हुआ था और डायरेक्ट इंडियंस को प्रतिनिधित्व दिया गया था। अगला देखो, द क्राउन टुक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ऑन हैंड्स, कौन सा एक्ट से लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से ही लिया था ना, क्योंकि 1857 में आपका रिवोल्यूशन हो, फर्स्ट इंडिपेंडेंस रिवोल्यूशन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, तो इसी के बाद क्राउन जो था वो अपने हाथ में लिया था। इसमें से गवर्नर जनरल कम वायसराय स्टार्ट हुआ था, ठीक है। गवर्नर जनरल पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वायसराय ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। अगला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन है, बिल्कुल गलत। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यस। लार्जली बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 यस, यानी कि 2 एंड 3 आर करेक्ट। अगला देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज ए सेकुलर स्टेट, मीनिंग सेकुलर स्टेट, इसका मतलब क्या है, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली, बिल्कुल सही। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपुल, बिल्कुल सही। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पोर्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल गलत। द स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही, यानी कि 1, 2 और 4। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेकुलर इज धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, मीन्स स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, उसी को हम लोग सेकुलर या धर्म निरपेक्ष बोलते हैं। तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव।
निगेटिव का मतलब हुआ, निगेटिव सेकुलरिज्म का मतलब हुआ कि स्टेट कंप्लीटली डिसोसिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन, मतलब कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानेंगे। इवन कि पब्लिक प्लेसेस से भी आप धर्म का दिखावा नहीं कर सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल फ्रांस। ठीक है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, हम सारे धर्मों को एक समान देखेंगे, हम सारे धर्मों को मानेंगे, सारे धर्मों को बराबर इज्जत देंगे, सारे धर्मों को बराबर वैल्यू देंगे, जैसे कि इंडिया। ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में क्या है, सेक्ट सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष से क्या समझते हो, देखो हर धर्म में कई पंथ है। जैसे अगर आप हिंदुइज्म का देखो तो हिंदुइज्म में मेनली शैविज्म है, शक्तिइज्म है, वैष्णविज्म है। मुस्लिम्स में देखो बहुत सारे हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अहमदिया हैं, तो ये बहुत सारे सेक्ट हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोला, हम हिंदू देखेंगे, हम ये सब नहीं, सेक्ट नहीं देखेंगे। उसी तरह मुस्लिम में हम मुस्लिम देखेंगे, हम ये सारे शिया सुन्नी अहमदिया नहीं देखेंगे। यानी कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, किसी अलग अलग पंथ को नहीं ध्यान देंगे, हम सारे धर्म को एक समान देखेंगे, पंथ को नहीं। तो यानी कि हम क्या हुए, पंथ निरपेक्ष हुए। ठीक है ना। तो यानी कि हमारा जो स्टेट जो है, इंडिया जो है, कंप्लीटली अपने आप को धर्म से डिसोसिएट नहीं किया, धर्म से अलग नहीं किया, बल्कि हम, इंडिया एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, हम धर्म से अलग नहीं हो सकते हैं, बल्कि हम सारे धर्मों को एक समान देखेंगे, हम सारे धर्मों को इक्वली ट्रीट करेंगे, हम सारे धर्मों को एक बराबर ट्रीट करेंगे। तो इसीलिए स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली, ये इंडिया के मामले में बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा क्या, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। जब बोला है कि आपको जिसका भी पूजा करना है, जिसे मानना है, ये आपका है। ये कौन सा है, आपका आर्टिकल 25, आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। ठीक है। अब देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पोर्ट, नहीं, ये आर्टिकल 28 में क्लियरली डिफाइंड है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसने बताया कि कौन सा पार्ट क्या कैसे कर सकता है। तो हमें अभी उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कम्प्लीटली फ्री नहीं दिया गया है, विदाउट एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन के साथ है, बहुत सारे एक्सेप्शन सब लगाया गया है। और उसी तरह फिर स्टेट मेक्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर्स, ऑब्वियसली आप आर्टिकल 16 को पढ़ो, आर्टिकल 16 पढ़ो, स्टेट शैल मेक नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ओनली ऑफ सेक्स, जेंडर, रिलीजन, ये सब के कास्ट, ये सब के आधार पे कोई भी आपका डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट पे नहीं कर सकता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड को छोड़कर बाकी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कहाँ है, डी। तो यानी कि इसका आंसर डी है। समझ में आ गया सेकुलरिज्म। अगला देखो, नेशनलिस्ट डिमांड फॉर असेंबली वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसिडर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू दो इनडायरेक्टली। सबसे पहले कब माना था कि हाँ इंडिया को संविधान सभा की जरूरत है, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर 1940 में जो अगस्त ऑफर दिया गया था, उसी समय सबसे पहले माना था। लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इन द एम्ब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मौर्यन डायनेस्टी से कौन सा अपनाया गया है, 4 चिन्ह। सारनाथ का जो 4 लायंस है, वो जो आयरन पिलर में जो मौर्यन लगाते थे, वो इसमें अपनाया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर कल आपके लिए 30 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे और उसमें सारा आपको डिटेल्स भी समझाएंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करो, इसमें सब्सक्राइब करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। हम आपको गारंटी देते हैं कि जब आप JSSC CGL का एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा पॉलिटी हम डिटेल में MCQ के थ्रू करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा खांसी के कारण आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक्स।